SIP इन्वेस्टमेंट बेहतर है या लमसम, जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, SIP और लमसम होते क्या हैं वो जल्दी से जान लेते हैं, फिर जानेंगे इस सवाल का जवाब। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम एवरी ईयर या एवरी मंथ या एवरी वीक एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजय अगर 5,000 रुपए मंथली किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो ये मंथली SIP इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लमसम इन्वेस्ट उसे कहते हैं जब आप एक साथ इकट्ठा पैसा किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजय अगर 50,000 रुपए एक साथ और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्ट करता है किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में तो इसे विजय की लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अब आते हैं मेन सवाल पे वापिस। तो आखिर इन दोनों में से कौन सा तरीका पैसे निवेश करने का सबसे बेहतर रहेगा? एक बेहतर इन्वेस्टमेंट का तरीका वो तरीका माना जाएगा जिससे हमें ज्यादा रिटर्न्स मिले, रिस्क कम हो और जिससे हम वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो आइए जानते हैं 4 फिक्शनल कैरेक्टर्स की मदद से इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया तरीका। ये 4 कैरेक्टर हैं। नंबर 1 अजय। अजय एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। नंबर 2 दीप एक सिविल सर्वेंट है। नंबर 3 गोल्डी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। और लास्ट यानी नंबर 4 कैरेक्टर है विशाल एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, विच इज अजय। अजय का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में यानी इंडेक्स फंड में। बिकॉज अजय करता है एक प्राइवेट फर्म में जॉब, इसलिए उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं है और उसके पास टाइम की भी हमेशा कमी रहती है ड्यू टू बिजी शेड्यूल इन जॉब। स्टिल अजय इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को जानता है। उसे मालूम है कि मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। बट क्योंकि उसके बिजी शेड्यूल और कम सैलरी के कारण वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करने या लमसम एक साथ पैसे लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसने चूज किया है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना। अजय ने जिस ईयर में SIP स्टार्ट करी थी वो ईयर था 2009 और उसने SIP का अमाउंट चूज किया था 5,000 रुपए पर मंथ। आई एम अज्यूमिंग कि अजय ने निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होगा। तो 2009 में बिकॉज निफ्टी की वैल्यू अप्रोक्स 2800 के आसपास थी, जो कि आज इंक्रीज होकर 19,500 के करीब आ चुकी है। तो अगर हम CAGR कैलकुलेटर में इन वैल्यूज को डालें तो रिटर्न बनते हैं 14.8%। तो अब हम दोस्तों SIP कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अजय ने कितना कॉर्पस इकट्ठा किया है इस अप्रोच से। यू कैन सी अजय ने 2009 से 2023 तक यानी 14 साल में 28 लाख रुपए बना लिए हैं और इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ 8 लाख रुपए। नाउ अगर अजय समझदारी से काम लेता है और केवल 7 साल और स्कीम को कंटिन्यू करता है तो उसका फाइनल अमाउंट 3 गुना हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 12 लाख होगा, जो कि पहले 8 लाख था। खैर, ये तो फर्स्ट अप्रोच यानी सिंपली SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ट ऑफ ऑल है? अगले एग्जाम्पल में आप लोग जानेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट बारी है सेकंड कैरेक्टर दीप की, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। बात है 2008 से पहले की, जब सब लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। बिकॉज मार्केट उस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, न्यूज में पॉजिटिव बातें हो रही थी, इकोनॉमीज बाहर से एकदम मजबूत दिख रही थी और लोगों में एक होड़ लगी थी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। उन्हीं में से एक था दीप ने डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ कुछ पैसे सेव किए थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था उन्हें इन्वेस्ट करने की। अपने एक दोस्त की बातों में आके उसने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। आफ्टर इन्वेस्टिंग कुछ महीने तो अच्छे चलते रहे, लेकिन देन अचानक सितंबर 2008 में एक भयानक क्रैश आया और लाखों इन्वेस्टर्स ने अपनी जमा पूंजी गवा दी। और उस ग्रेट रिसेशन को दीप भी सहन नहीं कर पाया और पैनिक में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में ही सेल कर दी, जो कि डेफिनेटली उसका रॉन्ग डिसीजन था। बिकॉज अगर वो पैसे इन्वेस्टेड रहने देता तो अब तक 8.17% की CAGR रिटर्न्स उसे मिल गए होते, जो कि श्योरली अजय की SIP इन्वेस्टमेंट से कम है, बट स्टिल उसकी इन्वेस्टमेंट एक पॉजिटिव नोट पे एंड होती। सो अभी इस कहानी के बाद आप डिसाइड कर बैठे होंगे कि SIP सही है और लमसम गलत। लेकिन थोड़ा रुकिए, बिकॉज ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। जानते हैं थर्ड कैरेक्टर गोल्डी की इन्वेस्टमेंट स्टोरी के बारे में। गोल्डी सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसकी एक गारमेंट्स की शॉप है। गोल्डी वैसे तो काफी बिजी होता है काम में, लेकिन उसके पास इस चीज की इंडिपेंडेंस है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। 9 to 5 जॉब की तरह उसका शेड्यूल किसी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उसने अपना शेड्यूल खुद बनाया हुआ है और ऐसे बनाया है कि वो अदर एक्टिविटीज को भी टाइम दे पाता है। गोल्डी को अर्ली ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का बहुत शौक था, इसलिए वो अपना मैक्सिमम फ्री टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने को देता था। इसलिए जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और मार्केट्स क्रैश हुई और जब लोग ब्लड बाथ से डर के मार्केट से दूर भाग रहे थे, तो उसने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी और लमसम 5 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए मार्केट के बॉटम के टाइम पे। जनवरी 2009 का वो स्टार्टिंग का टाइम था और मार्केट उस टाइम 2800 के आसपास थी, जिस कारण गोल्डी को भी अजय जितने ही रिटर्न्स मिले, यानी 14.8% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मिले। अब देखते हैं दोस्तों कि गोल्डी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई है इन 14 सालों में। तो गोल्डी की फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आई है
5-3 लाख रुपए, जो कि जस्ट 7 साल बाद 90 लाख तक पहुंच सकती है अगर गोल्डी इतना वेट करता है और उसे सेम रिटर्न्स मिलते हैं तो। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो गोल्डी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी जितना पैसा उसने मार्केट में लगाया है वो अजय के इन्वेस्टेड अमाउंट से हाफ से भी कम है, बिकॉज अजय का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख था। स्टिल गोल्डी ज्यादा की नेटवर्थ बना पाया है। सो क्या हमें ये कंक्लूड कर लेना चाहिए कि लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है? शायद नहीं, राइट? क्योंकि गोल्डी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी, इसलिए उसे इतने अच्छे रिटर्न्स मिले। बट जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट को टाइम करना बहुत ही टफ टास्क है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें भी लमसम से गोल्डी जितने अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो अगर एसआईपी बेस्ट नहीं है और ना ही लमसम, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आखिर क्या है, जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इस पॉइंट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। बात करते हैं चौथे कैरेक्टर विशाल की। विशाल जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। विशाल अच्छा खासा अर्न कर लेता है और वो फाइनेंशियली इतना अवेयर भी है कि वो लगातार पैसे सेव और इन्वेस्ट करता आया है। उसने अर्ली एज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी और उसने लगाई थी एसआईपी पैसिवली मैनेज फंड्स में, यानी कि इंडेक्स फंड्स में। 5,000 की मंथली एसआईपी उसने लगाई हुई थी, एकदम अजय की तरह। बट विशाल जस्ट एसआईपी से हटके भी कुछ करता था, क्योंकि विशाल कई सालों से मार्केट के बारे में सीखता आया था और इन्वेस्ट भी करता था, इसलिए वो अवेयर था कि मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स वर्क करते हैं। जब मार्केट में सब बढ़िया चल रहा होता है तो लोगों का ऑप्टिमिज्म स्काई रॉकेट हो जाता है और लोग अंधाधुंध पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। बट जब मार्केट में ब्लड बात होता है तो लोग एसआईपी तक बंद कर देते हैं। बट विशाल का अपने इमोशंस पे अच्छा कंट्रोल था, इसलिए उसने मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव आए उनसे कभी अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स को ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट उसने मार्केट क्रैश को हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और जितने भी मार्केट क्रैशेस आए, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और बीच में जितने भी छोटे और बड़े क्रैशेस आए, इंक्लूडिंग 2020 का कोविड क्रैश, उसने सबके दौरान लमसम पैसे इन्वेस्ट किए, जिस कारण उसने सबसे बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करे। विशाल की एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यूअसली चल ही रही थी, लेकिन उसने 2008 और 2020 के बड़े क्रैश के साथ साथ 2011 और 16 के करेक्शन के दौरान भी लमसम पैसे निवेश किए। 3-3 लाख रुपए उसने सभी क्रैशेस और करेक्शन के दौरान निवेश किए, जिस कारण एसआईपी इन्वेस्टमेंट में 2009 से 2023 तक उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अजय जितनी हो गई, यानी कि 28 लाख रुपए हो गई। और लमसम जो उसने 4 बार इन्वेस्ट किए उनकी वैल्यू लगभग 45 लाख हो गई। अगेन अब सबकी तरह विशाल भी अगर अगले 7 सालों तक रुकेगा तो एसआईपी वाले प्लान में उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 86 लाख रुपए और लमसम में भी 1 करोड़ प्लस की एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो दोस्तों फाइनली कंक्लूजन ये है कि अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है मार्केट को एक्टिवली एनालाइज या ट्रैक करने का, तो एसआईपी से बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। वहीं अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो और ऐसे में रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एसेट में लमसम पैसे इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर आप नुकसान भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप विशाल की अप्रोच लेते हो और एसआईपी के साथ साथ मौका मिलने पे लमसम भी इन्वेस्ट करते हो तो आप मार्केट से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। बट यहाँ भी कंडीशन ये है कि आपको मार्केट के बारे में पढ़ना होगा और उसकी समझ रखनी होगी। ऑल्सो अपना रिस्क भी डिफाइन करना होगा। सो फाइनली दोस्तों बात यहाँ पे खत्म होती है कि मार्केट एक अच्छा टूल है वेल्दी बनने के लिए, बट पेशेंस और परसिवरेंस के साथ आपको इसमें काम करते रहना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड दोस्तों अगर आप एक फ्री में बढ़िया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट।